वर्ष 1993 से पहले तक हमारे देश में जज खुद जजों की नियुक्ति नहीं करते थे, बल्कि ये काम सरकार करती थी। उस समय सरकार नए जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर और प्रमोशन की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजती थी और उनसे विचार विमर्श के बाद जो नाम फाइनल होते थे उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता था और फिर राष्ट्रपति उन जजों की आधिकारिक नियुक्ति करते थे। यह सिस्टम हमारे देश में वर्ष 1993 तक चला और यह संविधान के अनुरूप था। यानी संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है और यह अनुच्छेद कहता है कि भारत में जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का होगा और राष्ट्रपति को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करना होगा और इसके बाद वो फैसला ले सकेंगे। इस अनुच्छेद की जो कॉपी है वो मैं भी आज आपके लिए लेकर आया हूं और इसमें आप यहां देख पाएंगे कि संविधान में विचार विमर्श के लिए कंसल्टेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यह सारा विवाद असल में यहीं से शुरू होता है। उसकी कॉपी में लेकर आया हूं, वो क्या कहती है। एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the governor of the state, and in case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court, and shall hold office in the case of an additional or acting judge as provided in Article 224। तो इसमें यह लिखा हुआ है। असल में 1981 से 1998 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 3 बहुत अहम फैसले दिए थे जिन्हें जजेस केस भी कहा जाता है। इसमें पहला केस वर्ष 1981 का है जब सुप्रीम कोर्ट से संविधान में लिखे इसी कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या करने के लिए कहा गया कि भाई ये जो कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन के बाद सरकार नियुक्त करेगी, इस कंसल्टेशन का मतलब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन यानी विचार विमर्श का मतलब कहीं से भी कॉन्करेंस यानी सहमति नहीं हो सकता। लेकिन 1993 के दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही इस पुरानी टिप्पणी को बदल दिया और कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या सहमति के रूप में कर दी, जिसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे लेकिन उन्हें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस पर सहमति लेनी होगी। यानी संविधान ने जिस व्यवस्था को विचार विमर्श तक सीमित बताया उसे सुप्रीम कोर्ट ने विचार विमर्श से आगे बढ़ाकर सहमति में बदल दिया और वर्ष 1993 से जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति जरूरी हो गई और इसीलिए बहुत सारे जज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करके संविधान को ही हाईजैक कर लिया, क्योंकि इस फैसले से जो कॉलेजियम बना उसका जिक्र ना तो कहीं हमारे संविधान में है, ना ही भारत सरकार ने संसद में इसके लिए कोई कानून पास किया है। बड़ी बात यह है कि वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला आया और इसमें कहा गया कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का विस्तार होगा और इसमें चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जज भी होंगे। यानी जजों की नियुक्ति करने वाले इस पैनल में 5 सदस्य होंगे। 1993 से शुरू हुई इस व्यवस्था का 1998 में और विस्तार कर दिया गया और कुछ वर्षों के बाद यह कॉलेजियम इतना मजबूत हो गया कि इससे न्यायिक व्यवस्था में परिवारवाद को भी बढ़ावा मिलने के आरोप लगने लगे। यानी आरोप यह लगने लगे कि जो जज हैं, जिन परिवारों से आते हैं, वो अपने ही परिवार के लोगों को आगे चलकर जज बना रहे हैं और ऐसे बहुत सारे परिवार आज आपको मिलेंगे जुडिशरी में जिनके एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के लोग लगातार जज बनते चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत परिवार आपको मिलेंगे जो जजों के परिवार हैं, जजों के खानदान है और इसके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है और लोग कई बार इस पर व्यंग भी करते हैं। और ये शब्द क्या है, देखिए, इनको कहा जाता है अंकल जज सिंड्रोम, अंकल कल्चर या अंकल जजेस।